नमस्कार। मैं नूतन गर्ग दिल्ली से आज आपके सामने अपनी लघु कथाएं और अपना परिचय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मीनू पांडे जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर मंच हम सबको प्रदान किया, जिसके माध्यम से आज हम YouTube के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और पूरी आर्यणी साहित्यिक समूह का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं संक्षिप्त में अपना परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। मैं शादी से पहले मेरा नाम नूतन गोयल था। बाद में सब के कहने पर, जैसे कहते हैं सर नेम के हिसाब से अपना नाम चेंज करो, तो मेरा नाम भी नूतन गोयल से नूतन गर्ग हो गया। मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा कालागढ़ जैसे छोटी जगह पर, जहाँ पर एशिया का बांध है, सबसे मिट्टी का प्रसिद्ध बांध है रामनगंगा, ऐसा आप सभी जानते होंगे, वहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। मैंने जन्म अफजलगढ़ जैसे छोटी जगह पर लिया है और धामपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। मैंने वहाँ से कालागढ़ से धामपुर की जो लगभग दूरी थी, वो 2 घंटे की हम बस से सफ़र करते थे और जाते थे और आते थे। बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी हम पढ़ने की लगन ने हमको MA BEd सब करवा दिया और करके आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। और थोड़ा सा शिक्षण कार्य भी किया है शादी से पहले। शादी के बाद हमको मनाही थी, लेकिन हम बहुत खुश हैं और थोड़ा सा समाज सेवा कर लेते हैं, उसमें अपने मन को तसल्ली प्राप्त होती है और बहुत खुशी मिलती है। गरीब बच्चों को पढ़ाकर जो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, शायद किसी काम से नहीं होती। लेकिन साहित्य के लिए मैं अपने आप को सेवा में तत्पर रहने के लिए आज की डेट में खुशनसीब महसूस करती हूँ कि जो मैं साहित्य से जुड़ी और अपनी बातों को आप तक पहुँचा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने लघु कथाएँ लिखती हूँ, सुनाती हूँ और कविताएं भी लिखती हूँ। लेख में मेरे को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जो आर्टिकल होता है, कोई भी टॉपिक आ जाए, उस पर मैं लिखने में बहुत खुश होती हूँ। चलिए अब लघु कथाएं सुनाती हूँ। मेरी सबसे पहली लघु कथा का शीर्षक है वह राज जो खुल न सका। आजकल के लड़कियों के ऊपर है, मतलब क्योंकि आजकल की लड़कियाँ लड़कों से अपने आप को कम महसूस नहीं करती हैं, उस पर ही एक लघु कथा लिखी है। समा और मनु ने कमरे में प्रवेश किया ही था कि माँ की आवाज़ आती है, आ गए तुम दोनों? समा, जरा मेरे पास आना, माँ कहती है। अभी आती हूँ माँ, कहकर हाथ मुंह धोने बाथरूम की तरफ मुड़ जाती है। मनु वहीं कमरे में बैठ जाता है, सोफे पर। हाँ माँ, अब बताओ क्या करना है? ले मनु को पानी और चाय दे दे, और तुम भी पी लो। एक कप में, एक ट्रे में 2 कप चाय और 2 गिलास पानी के पकड़ाते हुए माँ, आप भी तो अभी ऑफिस से आई हैं, आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे अभी बहुत काम है, तुम भी चाय पीकर यहाँ आ जाओ, ऐसा समा से माँ कहती है। दोनों ही सर्विस करती हैं। समा थोड़ी देर बाद माँ के पास आती है और रसोई में उनका हाथ बटाने लग जाती है, परंतु उसके मन में बचपन से एक प्रश्न हिचको लेखा रहा था। सो आज खुशनुमा माहौल देखकर उसने पूछ ही लिया, माँ, क्या हम स्त्रियों को भगवान ने ज़्यादा ताकतवर बनाया है? इस दुनिया में जो भेजा है, हम क्या ज़्यादा ताकतवर हैं? माँ उसको देखकर मुस्कुरा देती है, फिर से मुड़कर काम में लग जाती है। समा माँ का हाथ पकड़कर, माँ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माँ थोड़ी देर रुकने के बाद कहती है, देखो बेटे, इसका जवाब तो मैं भी बचपन से खोज रही हूँ और आज तक मेरी समझ से भी बाहर है। मेरी क्या, किसी की भी समझ से बाहर है। यही तो वह राज है जो आज तक कभी खुल न सका, न ही आगे खुलने की उम्मीद करती हूँ, कहकर दोनों सास बहुएं ठहाके मारकर हंसने लगती हैं।
हा 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 हा। दोनों की आवाज़ सुनकर मनु और उसके पापा भी वहाँ आ धमकते और फिर सब का त्यों ही चलने लगता है। चारों व्यक्ति अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। शायद आपको पसंद आए। धन्यवाद। मेरी दूसरी लघु कथा का शीर्षक है मुहिम। विद्यासागर जी पेशे से एक शिक्षक थे। अपने स्वतंत्र विचारों के कारण वे हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। वे हमेशा बच्चों के भविष्य को लेकर बात करते हुए देखे जाते थे। सब उन्हें आध्यात्मिक गुरु के नाम से पुकारते थे। विद्यासागर जी को उन्होंने शादी भी नहीं की क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं था। वे जब रिटायर हुए तब उन्होंने एक मुहिम छेड़ी जिसके अंतर्गत देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि हर बच्चा देश में पढ़ा लिखा हो। अब इस काम के लिए उन्होंने लोगों से सीधा संपर्क साधना शुरू कर दिया, मतलब सबसे संपर्क बनाए रखा। कुछ ही हफ्तों बाद देखने में आता है कि कई युवाओं का हाथ सेवा के लिए आगे बढ़कर आ जाता है। सेवा यानी कि पढ़ाने के लिए उनके साथ सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसके अंतर्गत देश के हर क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुना जाना था। मतलब उन्होंने यह रखा था सबके सामने कि हर क्षेत्र में से एक व्यक्ति आएगा जो पूरे उस विद्या के जो शिक्षा देनी है उसके काम को आगे बढ़ाएगा। तो उसमें से एक व्यक्ति चुना जाना था जो इस काम को अंजाम तक पहुंचा सके। सब अपना काम बखूबी निभाने में लग गए। यह सब देखकर विद्यासागर जी का मन बहुत प्रफुल्लित हो उठा, यह सोचकर कि अब देश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, सबके जीवन को नई दिशा प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मन में सोचकर वे बहुत प्रसन्न हो रहे थे। एक दिन रोज की तरह वे अपनी कक्षा में पहुंचते हैं और सबको बैठने का इशारा करके खुद भी स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उस दिन इतनी भयंकर ठंड पड़ रही थी कि अच्छों की कपकपी छुटी जा रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड। फिर भी पूरा कमरा बच्चों से खचाखच भरा था। अचानक से उनकी नज़र सामने बैठे एक बच्चे पर पड़ती है जो सिर्फ एक पतली सी कमीज में बैठा था। उन्होंने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। बच्चे, क्या आपको ठंड नहीं लगती? बच्चे, क्या आपको ठंड नहीं लगती? हमें तो इसकी आदत है गुरुजी। वह बच्चा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि हमें तो इसकी आदत है। बच्चे के चेहरे पर कोई रंजिश नहीं थी, न ही कोई ठंड का भाव, बस एक आत्मविश्वास का भाव था जो वह शिक्षा से प्राप्त करने आया था। यह सब देख विद्यासागर जी और तल्लीनता से अपनी मुहिम को और विस्तार देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनकी एक ही इच्छा थी कि हर बच्चा पूरे देश में पढ़ा लिखा हो ताकि मैं इस काम को अपने अंजाम तक पहुंचा सकूं। मेरी तीसरी लघु कथा का शीर्षक है दूर एक नाव। यह मैंने एक उन सब बूढ़े दंपतियों के बारे में लिखी है जिनको बच्चे छोड़कर अकेला चले जाते हैं। नीरू जिस घर में किराए पर रहती थी वहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग महिला थी। कभी कभी कोई दूर का रिश्तेदार भूला भटका वहाँ आ जाता करता था। बच्चे विदेश में जाकर बस गए थे। पति का भी देहांत हो चुका था। घर और बाहर की सारी जिम्मेदारी सभी उन्हीं के कांधों पर थी। सब कुछ उन्हीं के कांधों पर थी। जब उन्हें बाहर का काम होता तो वे अक्सर नीरू को बुला लिया करती थीं क्योंकि उसे गाड़ी चलानी आती थी। वह उनकी किराएदार थी। वह भी खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ती क्योंकि वह उनकी किसी न किसी रूप में सहायता करना चाहती थी। इसी प्रकार 1 साल बीत गया। एक दिन नीरू ने हिम्मत करके पूछ ही लिया,
आंटी जी, बच्चे बिल्कुल नहीं आते आपके क्या? नहीं बेटा, वे बहुत दूर हैं, पैसे भी काफ़ी लगते हैं आने में, और वे अपने काम में व्यस्त भी तो बहुत रहते हैं। पोता पोती तो काफ़ी बड़े हो गए होंगे, मिलने का मन करता है। पर कुछ और कहते कहते वे रुक जाती हैं। फिर आप ही चली जाइए वहाँ पर, यूं इस तरह यहाँ अकेले। कुछ समझ नहीं आया आंटी जी, नीरू सकुचाते हुए पूछती है। उनके चेहरे पर उदासीनता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। थोड़ा ठहर कर वे कहती हैं, बेटा क्या करूं, मुझे दूर एक नाव तो दिखाई दे रही है, पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जिसके साथ वहां तक कहते कहते कंठ सूख जाता है। उसके बाद नीरू के मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ देर वहाँ बाद खुद संभल कर वह उनसे कहती है, आंटी जी, आपकी नाव भी यहीं है और किनारा भी। मुझे आप सदा के लिए अपना केवट बनाए रखिए। बरसों बाद अपनेपन की आहट सुनकर आंटी जी उसे अपने गले से लगा लेती हैं और बहुत फूट फूट कर रोती हैं। आशा है आपको मेरी लघु कथाएं पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। मुझे यह लघु कथा बहुत पसंद है जो अब मैंने आपको आखिर में सुनाई है, दूर एक नाव। मैं भी नहीं चाहती कि कोई किसी अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से रोए।